जय हिंद प्यारे सिपाहियों। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपी री एग्जाम को देखते हुए जो उसकी तैयारी है दोस्तों, उसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं आपके सामने। तो दोस्तों, आपकी जो इच्छा है वर्दी प्राप्त करने की, या आपके घर वालों को, अपने माँ बाप के जो आपके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपके सामने जो आपकी वर्दी की इच्छा प्राप्त करने की है उसको पूरा करने के लिए दोस्तों हमेशा एफर्ट कर रहे हैं। उसमें कितना बेहतरीन आपको दे सकते हैं, उसमें कितना बेहतरीन आपको हम दे सकते हैं उतना देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए दोस्तों। आपके प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिस को और भी मजबूत करने के लिए, आपकी राह में कोई कमी ना आए उसको दूर करने के लिए दोस्तों देखिए, मैटर लाते हैं, मैटर पर प्रश्न बनाते हैं और उसके बाद करंट अफेयर भी लाते हैं, जीके जीएस भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो कंटेंट हैं ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो एकदम छांट के चुनिंदा लाए जाते हैं आपके लिए। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और अपने लक्ष्य के रास्ते में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न है आज के लिए, क्या मैटर है। तो आज जो आपके मैटर हैं दोस्तों वह भी संविधान से ही है। वह किससे हैं दोस्तों? संविधान से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि संविधान तो आपकी टॉपिक बहुत बड़ी है और वहीं से आपके प्रश्न भी बनते हैं, 4 से 5 प्रश्न। तो देख लीजिए, पूर्वांचल करियर क्लासेस को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, लाइक और शेयर भी किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यह पूर्णतः निःशुल्क है दोस्तों, कोई शुल्क नहीं है, इसलिए सिर्फ कहा जाता है कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो मूल अधिकार की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करें? तो मूल अधिकार की बात करें। तो मूल अधिकार अभी मैंने कल भी पढ़ाया था कि आपका ये जो मूल अधिकार है दोस्तों ना, मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है, अभी मैंने कल ही बताया कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। अधिकार मतलब अमेरिका, अधिकार मतलब अमेरिका, ठीक है। अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भाग किस में है दोस्तों? तो भाग 3 में है। किस भाग में है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। और कितने अनुच्छेद में रखे गए हैं दोस्तों? तो आर्टिकल 12 से 35 में रखे गए हैं। आर्टिकल किस में रखे गए हैं? 12 से 35 में रखे गए हैं आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, FR, फंडामेंटल राइट्स आपके रखे गए हैं किसमें? तो 12 से 35 में, भाग 3 में, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए फिर समानता की बात करें। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों हमारे, क्या है? समानता का अधिकार। सबसे पहला क्या है दोस्तों? ये है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से किस से किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णित है, और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जो एग्जाम आपका रद्द हुआ है, जिसकी वजह से ये एग्जाम करवाना पड़ रहा है, उसमें दोस्तों यहाँ पूछा गया था कि संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद किसमें है। देखिए 14 से कितने में है? 18 में है। फिर उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमें भारत में रहने के लिए जो स्वतंत्रता है दोस्तों, वह किसमें है? तो 19 से, आर्टिकल 19 से 22 में है। आर्टिकल 19 से 22 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, यदि आपका कोई शोषण कर रहा है, यदि आप पर कोई अत्याचार कर रहा है, उसके विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है दोस्तों। उस पर आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं कि आप हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो वह आपका किस में है दोस्तों? 23 से 24 में है। 23 से 24 में है। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में आप रह सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है दोस्तों? तो यह हमारा मूल अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान में वर्णित है।
कहां से कहां तक दोस्तों? 25 से 28 अनुच्छेद। अनुच्छेद या आर्टिकल 25 से 28 में यह वर्णित है। ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किसमें है दोस्तों? तो यह है आपका अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 और 30 में है। किसमें है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29 और 30 में है मेरे प्यारे सिपाहियों। तो 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसी को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। किसे? तो संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है दोस्तों? तो यह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो यह ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि आपके क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपके प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वह कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। तो ये दोस्तों 6 अधिकार आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों में वर्णित हैं। कितने अधिकार दोस्तों? 6 अधिकार। 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। पहले 7 थे। पहले कितने थे दोस्तों? तो पहले 7 अधिकार थे आपके। लेकिन 7 अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार यानी कि अनुच्छेद नंबर 31 में जो था, अनुच्छेद 31 में देखिए यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया दोस्तों? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया यानी कि कानून के अंतर्गत इसको रख दिया गया। कब रख दिया गया दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस समय यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो इस समय यह 300 का अनुच्छेद 300 का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। अनुच्छेद 31 से हटाकर किस में रख दिया गया? 300 का में रख दिया गया। और किस संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको रखा गया। और यह पहले किसमें था दोस्तों? तो पहले यह आपके मौलिक अधिकार में था। ठीक है। तो मौलिक अधिकार इतने ही हैं दोस्तों। इतना ही इसका क्या है? इतना ही इसका इतिहास है। मौलिक अधिकारों से एक प्रश्न आना तय होता है। अगर आप यहाँ से चूक गए तो एक प्रश्न आपके छूट भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, छोड़िए मत, हमारे साथ जुड़ जाया कीजिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को ग्रहण कीजिए और आनंद लीजिए दोस्तों एक अच्छी वीडियो सेशन का। चलिए, प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया दोस्तों? कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था दोस्तों संविधान सभा के द्वारा? संविधान सभा के द्वारा आपका जो ये प्रस्तावना है दोस्तों, कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया गया था दोस्तों 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी दोस्तों? तो तीसरी बैठक हुई थी जिसमें नेहरू जी ने ये प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना का प्रथम बार प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो अब यहां से प्रस्तुत किया था
अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक और प्रश्न मिल गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर, दोनों 1946 में ही हुए थे। दोनों कब हुए थे? 1946 में ही हुए थे दोस्तों। दोनों 1946 में हुए थे और तीसरी भी 1946 में हुई थी। कौन? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, और नेहरू जी ने उसी में प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। और स्वीकार कब किया गया दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को हमारा जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो आमुख है, जिसे प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं, उसको स्वीकार किया गया। क्या क्या नाम है दोस्तों प्रस्तावना के? तो प्रस्तावना के जो नाम है दोस्तों, इनको देख लीजिए। तो इनके जो नाम हैं, देख लीजिए इनको, क्या क्या नाम है दोस्तों। तो प्रस्तावना का नाम हम यहाँ नीचे दिखा दे रहे हैं दोस्तों। एक तो इसको उद्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका, पहला हो गया। दूसरा, इसको आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। तीसरा, इसको प्रियम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, प्रियम्बल, अंग्रेजी में प्रियम्बल, उद्देशिका, या फिर आमुख, या फिर प्रस्तावना। आप कोई भी नाम जानते रहिए बस। अब देखिए 24 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी को बताइए तो जरा, क्या हुआ था 24 जनवरी को? हमने आपको सारी तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां पिछले वीडियो में बताया है। पिछली वीडियो में हमने सारी तिथियां बताया हुआ है। बताइए जरा तो। 24 जनवरी और 26 जनवरी का भी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। हो गया? बता चुके हैं? चलिए आइए हम बताते हैं। ये देखिए, तो अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन राष्ट्रगान, जो आपका जनगण मन है, राष्ट्रगान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये दोस्तों कब पहली बार गाया गया था? इसको भी हमने पिछली ही वीडियो में अभी बताया है। तो उसके लिए आप पिछली वीडियो, महत्वपूर्ण तिथियां, जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं आपके लिए, मैंने पिछली ही वीडियो में बताया है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो 26 नवंबर को क्या होता है दोस्तों? ये था विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन उसके बाद इसी दिन संविधान, अब क्या मनाया जाएगा? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? तो 2015 125वीं जयंती। किसकी 125वीं जयंती? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर यह क्या कहा गया? यह प्रस्ताव रखा गया कि 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को क्या किया जाएगा? तो आपका संविधान दिवस मनाया जाएगा। 1947 को नहीं मनाया जाएगा, तो 26 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले आप। तो यहाँ से सब कुछ हो गया, यहाँ से एकदम क्लियर है। आपका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। मजा आ रहा है दोस्तों? मजा क्यों नहीं आएगा दोस्तों? अगर मजा नहीं भी आए तब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्दी की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना है। ठीक है, और ये जज्बा लेकर अगर आप चल रहे हैं तो दोस्तों आपकी एक वर्दी पक्की हो जाएगी। चलिए, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये देखिए, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? जरा बताइए तो, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना के विचार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो प्रस्तावना का जो विचार है दोस्तों, प्रस्तावना के विचार, तो प्रस्तावना के विचार कहां से लिए गए हैं? प्रस्तावना के विचार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। तो अब दोस्तों न्याय कहां से लिया गया है? प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और तीसरा क्या है दोस्तों? तो राजनैतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है आपके संविधान में, आपके प्रस्तावना में। तो यह कहां से लिए गए हैं दोस्तों?
तो यह लिए गए हैं आपके सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। रूस से और क्या लिया गया है दोस्तों, रूस से भाग 4 ए में 51 भाग 4 ए के आर्टिकल 51 ए में रखा गया है, क्या रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, जो कहां से लिए गए हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सिपाही, मेरे प्यारे मित्रों, कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं कहां से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, रसिया से दोस्तों आपके दिमाग में कुछ और भी आएगा, रसियन आएगा। ठीक है, रसिया में रहने वाले लोगों को ही रसियन कहते हैं, अन्यथा ना ले जाइए, दिमाग हमेशा स्थिर रखिए। चलिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। क्या लिया गया है, डीपीएसपी, यानी कि क्या होता है डीपीएसपी का मतलब, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हो गया, सही आंसर क्या है दोस्तों आपका, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है, विचार लिए गए हैं आपके अमेरिका से, और सोवियत संघ रूस से लिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की जाती है, जो न्याय की बात होती है यहाँ से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए यहाँ के। और उसके बाद कितने स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है ना, कितने स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। जरा 5 स्वतंत्रताओं के नाम बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए तो, जब तक आप बता रहे हैं तब तक हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कमेंट करते रहिए, कमेंट सेक्शन खाली नहीं जाना चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन खाली नहीं जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है दोस्तों आपके सामने। क्या बात है भाई साहब, 1 मिनट, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 1 मिनट के लिए। हेलो, क्लास में, ठीक, ठीक, चलिए आगे आइए। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, संविधान की किस अनुसूची, अब देखिए अनुसूचियों से प्रश्न जोड़ा गया है, मतलब कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जहां से हमने छोड़ दिया हो, जहां से प्रश्न बनेगा हम उसको जरूर लेकर आएंगे, जहां से प्रश्न नहीं बनेगा उसको निकाल फेंकेंगे। कचरे को क्यों रखें हम, कचरा अपनी टॉपिक में हम क्यों रखें, हम वही चीजें रखेंगे जो प्रश्न आएंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो भाई आपकी गलती होगी ना, हम तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेके आते हैं और कॉलर टाइट करके आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप भी वर्दी पहनकर आइए और कॉलर टाइट किए रहिए। चलिए आगे चलें, संविधान की किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय है, त्रिपुरा, कौन कौन है दोस्तों, एम टी एम, एम टी एम, एम टी एम में कौन होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये आपके क्या है, पूर्वोत्तर राज्य हैं। इनके बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं आपके अनुसूचियों में, आपकी अनुसूचियों में क्या किए गए हैं, विशेष प्रबंध किए गए हैं दोस्तों। तो विशेष प्रबंध में देखिए क्या है, किसमें रखे गए हैं इसको, तो इसमें दोस्तों छठी अनुसूची में रखे गए हैं, किसमें रखे गए हैं, आपका आंसर होगा छठी अनुसूची। तो बताइए पहली अनुसूची में क्या रखा गया है, पहली अनुसूची में क्या रखा गया है मेरे प्यारे मित्र, इसमें राज्य एवं संघ के क्षेत्र रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं दोस्तों, राज्य एवं संघ के क्षेत्र, मतलब सीमा, सीमा आप घटा बढ़ा सकते हैं, सीमा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य या क्षेत्र के, संघ क्षेत्र के, आप क्या कर सकते हैं, सीमा को, संसद, हमारी जो संसद है वो क्या कर सकती है, उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये होता है किसमें, ये आपकी अनुसूची नंबर फर्स्ट में है। अनुसूची नंबर सेकंड में क्या है फिर दोस्तों, अनुसूची नंबर सेकंड, अनुसूची नंबर सेकंड में क्या है, जरा बताइए तो, अनुसूची नंबर सेकंड में आपका वेतन है, वेतनमान, वेतनमान दोस्तों, जो सर्वोच्च अधिकारी है ना, उनके वेतनमान क्या होते हैं, उनके वेतनमान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सर्वोच्च पदाधिकारी जो होते हैं दोस्तों, उनके वेतनमान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, राज्य व संघ के क्षेत्र में जाएंगे, उसके बाद वहां से क्या करेंगे, वेतन मिलेगा, वेतन मिलने के बाद हम लोग शपथ खाते हैं, वेतन मिलने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ किसमें, किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है शपथ आपके। तो चौथी अनुसूची में क्या है मेरे मित्र, जरा बताइएगा, मैंने तो यहाँ तक बता दिया, चौथा आप बताइए, जल्दी कीजिए जितनी जल्दी हो सके।
जल्दी बताइए। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है मेरे प्यारे मित्र। क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे तैयारी करेंगे? पांचवें में क्या रखा है जरा बता दीजिए। पांचवें में, पांचवी अनुसूची में दोस्तों रखा गया है आपके ये जनजातियों के, जनजातियों के लिए प्रबंध किए गए हैं। जनजातियों के लिए प्रबंध किसमें किए गए हैं दोस्तों? तो आपकी अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 6 में क्या किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य, इनके लिए जो 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद 7वीं अनुसूची है दोस्तों। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां रखी गई हैं। कौन कौन सी सूचियां रखी गई हैं दोस्तों? 3 सूचियां रखी गई हैं। एक तो राज्य सूची, एक क्या है? राज्य सूची। दूसरी क्या है दोस्तों? तो संघ सूची। दूसरी क्या है? संघ सूची। सूचियों के प्रकार भी देख लीजिए यहीं पर। संघ सूची। तीसरी क्या होती है मेरे प्यारे मित्र? तो तीसरी होती है समवर्ती सूची। तीसरी क्या है? तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ही दोस्तों शिक्षा रखा गया है। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की बात किसमें की गई है? तो आपके अनुसूची नंबर 3 में, यानी कि समवर्ती सूची में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि शिक्षा, वन या परिवार नियोजन ये किस सूची में रखे गए हैं? राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची? तीनों में से किस में रखे गए हैं? तो दोस्तों आप सीधा सीधा बताइएगा कि समवर्ती सूची का भाग है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, ये सब किसके भाग हैं दोस्तों? तो ये सब आपके समवर्ती सूची के भाग हैं। ठीक है, ये बताता है आपका अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 8 क्या बताता है दोस्तों? अनुसूची नंबर 8 क्या बताता है? तो अनुसूची नंबर 8 जो बताता है दोस्तों, वह बताता है भाषा। क्या बताता है मेरे प्यारे मित्र, प्यारे सिपाही, मेरे प्यारे सिपाहियों, क्या बताता है? भाषा बताता है। तो अब ये बताइए कि संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं दोस्तों? 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब कितनी हैं? तो अब 22 भाषाएं हैं। अब कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी को नहीं रखा गया है दोस्तों। अंग्रेजी को इसमें अभी भी नहीं रखा गया है। किसमें? तो आपकी 8वीं अनुसूची में अभी भी अंग्रेजी भाषा को नहीं रखा गया है। अंग्रेजी भाषा को वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देख लिया जाए तो जब सारी अनुसूचियों की बात हो रही है तो हम छोड़ क्यों दें? 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां आपके मूल संविधान में थी, 4 और जोड़ी गई थी। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है दोस्तों, पहला संविधान संशोधन है, वो कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। किसमें किया गया था? तो 1951 में किया गया था मेरे प्यारे मित्र। अब मैं वो भी बता दे रहा हूं, छोड़ू क्यों इन्हें। अनुसूची आपकी कंप्लीट करके छोड़ता हूं। ये देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों, यह कब हुई थी? तो यह आपके संविधान संशोधन फर्स्ट, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, अब संशोधन को यहां लिख दे रहे हैं इतना, आप मान लीजिए, समझ जाइएगा। 1951 पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 9वीं अनुसूची का भाग क्या है दोस्तों? क्या चीजें इसमें रखी गई हैं? आप जरा बताइए तो। 9वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? भूमि सुधार। क्या रखा गया? तो भूमि सुधार रखा गया मेरे प्यारे मित्र। भूमि सुधार को रखा गया है। ठीक है, चलिए भूमि सुधार की बात करें तो कहां पे है? 9वीं अनुसूची में है। फिर उसके बाद आते हैं 10वें पे, अनुसूची नंबर 10वीं। 10वीं अनुसूची में क्या रखा गया है दोस्तों? द से 10, द से दल बदल, द से 10, द से दल बदल। ये जो आपके नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं मेरे मित्र, वो 10वीं अनुसूची के माध्यम से जाते हैं। किस अनुसूची के माध्यम से? 10वीं अनुसूची के माध्यम से जाते हैं। और जरा बताइए तो ये कब हुआ था? किस अनुच्छेद के माध्यम से हुआ था? किस अनुच्छेद के माध्यम से जोड़ा गया था इसको? जरा बताइए तो। कौन सा संशोधन था? तो संशोधन नंबर 52वां, संशोधन नंबर 52वां था। और किस सन में था दोस्तों? तो 1981 में था।
किसमें था? तो 1981 में, 1981 में इसको जोड़ा गया। अब जरा ये बताइए 11वां अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों आपकी एक सीरीज आई है जो आप लोग बहुत देखते हैं, जिसमें बम बहादुर हैं। कौन है? बम बहादुर हैं, जिसमें बहुत सारे डायलॉग फेमस हो रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो उसमें कौन है दोस्तों? तो इसमें क्या है? इसमें है पंचायती राज, इसमें है पंचायती राज। किसमें दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची में। और कौन सा बदलाव है दोस्तों? कौन सा अमेंडमेंट है, यानी कि संशोधन है कौन सा? तो ये, एक मिनट, 72, 73, 1972, 11वां 12वां दोनों है। एक मिनट, 1972, 73 और संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों? तो संविधान संशोधन कौन कौन से हो गए? 51 हो गया, 52 हो गया। 51 52 जब हो गए दोस्तों तो बचे कौन? 73 और 74 बचे ना। कौन बचे? 73 और 74 बचे। तो ये 72 तो 1972 है, 1972 73 में। ठीक है। संशोधन नंबर 1900, संशोधन, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन है। और सत्र क्या है दोस्तों? तो सत्र है 1972 1973। ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था ये। ठीक है। चलिए, फिर 12वां क्या होता है दोस्तों? तो 12वां की बात करें, 12वीं अनुसूची की बात करें, तो आइए देख लेते हैं 12वीं अनुसूची क्या है दोस्तों। मैंने पूरी की पूरी अनुसूची का आज क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। डॉक्टर तो नहीं है दोस्तों, लेकिन पोस्टमार्टम करने में बड़ा मजा आता है जब किसी प्रश्न का पोस्टमार्टम करना होता है। ये देखिए 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो 12वीं अनुसूची में एक ही तो बचा, नगर पालिका। क्या बचा दोस्तों? तो नगर पालिका। नगर पालिका किसमें वर्णित है? तो 12वीं अनुसूची में है। कौन सा अनुच्छेद है? तो ये क्या बोलते हैं, कौन सा संशोधन है दोस्तों? तो ये 74वां संशोधन है। 74वां संशोधन 1900, कौन सा? 1972 और 73। ये भी 1972 और 73 में ही हुआ था। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके 12 अनुसूचियां जो थी मैंने दोस्तों सब समाप्त कर दिया। क्या है? पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य के क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतनमान है दोस्तों, वेतन दिया जाता है, सर्वोच्च पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया है। फिर उसके बाद शपथ, शपथ होता है दोस्तों अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 3 में क्या है? शपथ है। अनुसूची नंबर 4 में क्या है दोस्तों? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, आवंटन है। ठीक है। उसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो जनजातियों के लिए प्रबंध किए गए हैं, जनजातियों के बारे में जो प्रबंध किए जाते हैं वो हैं। फिर उसके बाद 5वीं के बाद 6ठी अनुसूची क्या है दोस्तों? तो 6ठी अनुसूची आपका प्रश्न ही है। क्या है कि पूर्वोत्तर राज्य में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, उनके बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं। फिर 7वीं अनुसूची आती है दोस्तों, जिसमें 3 सूचियां रखी गई हैं, जिसमें 3 सूचियां रखी गई हैं। एक तो राज्य सूची, दूसरी होती है संघ सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती, आप अगर पूछे आपसे शिक्षा, वन और परिवार नियोजन किस अनुसूची में, किस सूची में है दोस्तों? तो सूची समवर्ती सूची है। अनुसूची कौन सी है? तो 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची आपकी क्या है? तो भाषा है। 8वीं अनुसूची भाषा है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं के बाद अब कितने संविधान, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं के साथ अभी कुछ और छूट रहा है। क्या छूट रहा है? तो अंग्रेजी को अभी भी उसमें नहीं रखा गया है। फिर उसके बाद 9वां आता है, 9वीं अनुसूची आती है। फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, मतलब पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। 1951 में क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? तो भूमि सुधार जोड़ा जाता है। भूमियों को थोड़ा सा इधर उधर, जो भूमि की सीमाएं हैं उसको इधर उधर करने की बात आती है। फिर उसके बाद भूमि इधर उधर हो गई। अब देखिए नेता और विधायक इधर उधर होंगे, मंत्री इधर उधर होंगे। किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में? तो आपकी 10वीं अनुसूची है। थोड़ा स्लो हो जाए, 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में देखिएगा दोस्तों क्या है? दल बदल है। 52वां संविधान संशोधन होता है। 52वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? तो 1981 में होता है। फिर उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज के बारे में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है दोस्तों? पंचायती राज के बारे में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1972-73 है दोस्तों। फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची आती है। तो 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों नगर पालिका है।
और इसमें कौन सा अमेंडमेंट है दोस्तों? तो संविधान संशोधन नंबर 74वां है। और सत्र क्या है दोस्तों? तो सत्र आपका है 1972 और 73। इस तरह से आपके 12 की 12 अनुसूचियां समाप्त, खल्लास। अब तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों अनुसूचियों से। अगर दिक्कत हो रही है फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और प्रश्नों के माध्यम से हम रिपीट करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। कितने प्यारे हैं मेरे प्यारे मित्र। चलिए आगे, आगे कौन सा प्रश्न है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब तक संविधान संशोधन पढ़ रहे थे, अभी अभी अनुसूचियों में संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से लिया गया है, जरा बताइए तो, बताइए मेरे प्यारे मित्र। जरा बताइए जल्दी से बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन, अच्छा यहाँ तक। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे प्यारे वर्दी धारकों, कौन सी है? तो ये है अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 368। 368 में संविधान संशोधन रखा गया है, जिसके द्वारा नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, नए कानून जोड़े जाते हैं, नए नियम जोड़े जाते हैं संविधान में। संविधान में नए नियम किस अनुच्छेद के माध्यम से जोड़े जाते हैं? तो 368 के माध्यम से जोड़े जाते हैं, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद 3 अनुच्छेद और रखे गए हैं इसमें, कौन कौन से? 352 है, 356 है, 360 है, यही है ना? हाँ, 352 है, 356 है, 360 है। 352 में क्या रखा गया है दोस्तों? 352 में राष्ट्रीय आपात रखा गया है, आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी जो होती है, राष्ट्रीय आपात। आपातकाल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो राष्ट्र आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपातकाल की जो व्यवस्था है दोस्तों, इमरजेंसी की जो व्यवस्था है, कहाँ से ली गई है? तो आपकी जर्मनी से ली गई है। ठीक है, चलिए जर्मनी से ली गई है। अब यहाँ देखें तो राष्ट्रीय आपात 352, 356 क्या होता है? राष्ट्रपति आपात। राष्ट्रपति जब आपात लगाता है, राष्ट्रपति आपात। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे मित्र? उसके बाद है 360। 360 क्या है दोस्तों? तो 360 आपका वित्तीय आपात है। क्या है दोस्तों? तो वित्तीय आपात है। ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा। ये अनुच्छेद आप याद नहीं रखेंगे दोस्तों तो किसी भी परीक्षा में आप क्या हो जाएंगे? किसी भी परीक्षा में आप संकट में आ जाएंगे, कठिनाई में आ जाएंगे, समस्या में आ जाएंगे, उलझन में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र? तो अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? अब नागरिकता से प्रश्न आ गए आपके। किससे प्रश्न आ गए मेरे प्यारे मित्र? तो नागरिकता से प्रश्न आ गए आपके। तो नागरिकता से प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता आपकी है, ये जो भाग 2 है, भाग 2 में क्या रखा गया है दोस्तों? तो नागरिकता को रखा गया है। ठीक है, चलिए आइए भाग 2, ये देखिए भाग 2। भाग 2 में क्या रखा गया है मेरे प्यारे मित्र? तो भाग 2 में नागरिकता रखा गया है। अब जरा ये बताइए कि एकल नागरिकता, हमारे भारत में कौन सी नागरिकता चलती है? तो एकल नागरिकता चलती है। और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो किस देश से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यूके, जिसको क्या कहते हैं? यूके कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। देखिए उल्टा होगी, मात्रा उल्टी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से ली गई है। तो ये तीनों नाम तो दोस्तों एक ही के हुए हैं। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? तो नागरिकता आपकी 5 से 11, अनुच्छेद नंबर 5 से 12 कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो 5 से 12 में क्या वर्णित है? नागरिकता। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, ये देखिए अनुच्छेद, आर्टिकल लिखना चाहिए था, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 12 में क्या है दोस्तों? 5 से 11 में रहेगा दोस्तों, 12 में तो दूसरा आ जाता है, 12 से 35। 12 की भी बात होती है, 5 से 11 करेंगे, ठीक है। 5 से 11 में क्या होगा दोस्तों? तो नागरिकता की बात की जा रही। 12 में भी होता है, 12 ए होता है, इसलिए ये 12 में भी आ जाता है। किसमें आ जाता है? अनुच्छेद 5 से 12 में आ जाता है। ठीक है, चलिए हो जाता है इस तरह से।
तो अच्छा जरा भाग एक में बताइए, तो जल्दी से भाग एक में बताइए क्या है, भाग एक में बताइए आप लोग, भाग एक में क्या रखा गया है मेरे प्यारे मित्र, जरा बताइएगा। नहीं पता? क्षेत्र अभी अभी आपने जाना है, राज्य राज्य क्षेत्र जो थे उसको रखा गया है। फिर उसके बाद भाग तीन में क्या रखा गया है ये बता दीजिए, भाग तीन और भाग चार में, भाग तीन भाग चार ए, तीनों कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का समय है, चलिए जल्दी से 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए हम साइड हो रहे हैं, चलिए जल्दी कीजिए, साइड क्या पानी पी लेते हैं, जल्दी बताइए कुछ, कुछ छोड़े नहीं है मित्र। चलिए अगर आपने नहीं बताया तो देखिए, भाग तीन में क्या रखे गए हैं, तो मौलिक अधिकार जिसको आप लोग कहते हैं ना, हाँ, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ये आप कमेंट कीजिए, चलिए ये नहीं बताएंगे, अभी ऊपर ही बता के आ रहे हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, ये भी कमेंट कीजिए। चलिए भाग चार में क्या है, भाग चार में क्या है मेरे प्यारे मित्र, तो भाग चार में ही तो है डीपीएसपी, भाग चार में ही तो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से, कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, कितनी बार बताएंगे, कितनी बार आपको बताएं, और ये भी पूछे थे ना 4A, हाँ भाग 4A में क्या है, भाग 4A में क्या है दोस्तों, तो रूस से लिया गया, कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया भाग है 51A, आर्टिकल 51A है, भाग 4A है, इसमें क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल है 51A आर्टिकल है। अब बताइए भाग 4A आर्टिकल 51A में क्या रखा गया है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य रखा गया है, क्या रखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य रखा गया है, कर्तव्य, ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रखा गया है, ठीक है। चलिए तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ 36 से 51 तक ये मिलेंगे अभी आपको, 36 से 51 तक मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। चलिए तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिखे, सारी बातें हो गई हैं, सारी बातें क्लियर हो गई हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, जो बचा होगा आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। 6 से 14 ये देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न, आपको जो शिक्षा का अधिकार मिला है वह कहाँ से मिला है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, वही आपसे पूछा है, किस अनुच्छेद में की गई है वही आपसे पूछा है, वही आपका सब कुछ गलत है इसमें, ये देखिए 21A, अब तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी तो समझदार हैं आप लोग। यहाँ से देखिए विकल्प ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, विकल्प थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, चलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ था। अब बताइए जरा, अब बताइए किसमें है, तो आपका अनुच्छेद 21A में है, किसमें है, 21A में है, ठीक है। 6 से 14, 6 से 14 वर्ष के बालक जो होते हैं, 12 से 35 क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में आपकी शिक्षा आ रही है, मौलिक अधिकारों में ही आपकी शिक्षा आ रही है, तो 21A है, जरा जल्दी बताइए। 31, अनुच्छेद नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 में क्या है, आर्टिकल नंबर 31 में क्या था ये बताइए, है नहीं क्या था वो बताइए, जरा बताइए जल्दी से, तो जल्दी बताइए, आप लोग फंस जा रहे हैं हर जगह पर, अभी अभी बता के निकले हैं ना, क्या बताए थे आपको कि 300 का, 300 का या 300A आर्टिकल में क्या रख दिया गया है, संपत्ति का अधिकार रख दिया गया है, किससे छीनकर, आर्टिकल नंबर 31 से छीनकर संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसको किसमें रख दिया गया है, तो उसको 300 का में रख दिया गया है, क्या बना दिया गया है,
कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के किस संशोधन के माध्यम से बनाया गया था? तो 44वां था ना, 44वां 1978 था ना। और कौन सा था? कोई और हो तो आप बताइएगा, हम तो इतना ही जानते हैं। जब इतना ही जानते हैं तो इतना ही पढ़ाएंगे। पहले इसी में रखा गया था, 31वें में रखा गया था, पहले 31वें में था, उसको हटा दिया गया, उससे छीन लिया गया। छीन के कहाँ रख दिया गया दोस्तों? उसको छीन कर 300 काम में रख दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार में चला गया। 32 क्या है दोस्तों? अभी अभी आर्टिकल नंबर 32 मैंने बताया है। क्या बताया है कि आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों क्या है? संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार हैं। क्या है इसमें संवैधानिक उपचार? तो आर्टिकल नंबर 32, इसी को संवैधानिक उपचारों को ही किसने कहा था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा था दोस्तों? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया कहाँ गए थे? माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए थे। 7 लोग इसी में हैं। अब पिछली वीडियो में देख लीजिएगा कौन कौन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ कमी रह जाएगी जरूर। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 12 वर्ष? अभी देखिए मैंने 6 से 14 वर्ष बताया, अब बता रहा हूँ 6 से 12 0 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जरा बताइए तो मेरे प्यारे मित्र, किसमें रखा गया है? जरा बताइए। ये देखिए, एक में से ए हटाकर दूसरे में ए जोड़ दिए हैं, एक में से ए हटाकर दूसरे में जोड़ दिए। जरा बताइए तो किसमें रखा गया है? 51 ए अभी अभी बता के आया हूँ, 21 ए भी अभी अभी बता के आया हूँ, 48 कोई और है, तो अब बताइए कौन है इसमें? 51 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी। एफडी करवा लीजिए बैंक में अपनी, क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं? पुलिस बनने वाले हैं। ठीक है, आप क्या बनने वाले हैं? पुलिस बनने वाले हैं। एफडी मतलब मूल मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है इसमें। इसमें 51 ए में, 51 ए में। और इसी में जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? तो वह ये मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वर्ष अच्छा ये गलत हो गया, वर्ष के बच्चों को माँ बाप के संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में शिक्षा देनी होगी, के संरक्षण में, संरक्षण में शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो अब बताइए 51 में पहले तो आपको मौलिक कर्तव्य मिला, मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्यों में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह क्या है दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनके माता पिता के संरक्षण में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए तो संरक्षण भी हो गया। 21 में क्या था? अभी अभी बता के निकला हूँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। 45 में जीरो से ये जो है अभी जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा किसमें की गई है? शिक्षा किसमें की गई है? तो आपके 45 में की गई है। 48 ए में क्या है मेरे प्यारे मित्र, जरा बताइए तो। आप बताइए, जल्दी बताइए। चलिए हम बता के निकलते हैं जल्दी से, समय ज्यादा हो जाएगा आपके इंतजार में। आप लोग बड़ा इंतजार करवाते हैं मेरे प्यारे मित्र। क्या सिपाही बनने जा रहे हैं? थोड़ा फुर्ती लाइए ना। अच्छा, पर्यावरण एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं एवं लगा लीजिएगा, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। किसमें संरक्षण की बात की गई है? किसमें की गई है मेरे प्यारे मित्र? तो 48 ए में की गई है। बस समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। चलिए आगे चलें। मेरे प्यारे मित्र, आप लाइक और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं?
कम से कम इस भोले भाले चेहरे को तो देखिए। आपकी वीडियो लेने के, आपको कंटेंट देने के लिए दुबले होते जा रहे हैं। हमारे राहुल सर जो बेचारे आश्वस्त थे फिर भी आपकी वीडियो लेने आए, आपको ज्ञान देने के लिए आए कि ऐसे वर्दी प्राप्त होगी। कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी कठिनाई आए दोस्तों रास्ते में, कभी रुकना मत, अपने सफलता को पाकर ही रहना। ठीक है, चलिए आइए, लाइक और कमेंट तो कर ही देंगे आप लोग, अब हमें तो लगता है। राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद? राष्ट्रपति को शपथ, चलिए पहले बताइए तो राष्ट्रपति का पद किसमें है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अब देख लीजिए, सभी देख लीजिए। अच्छा, 60 शपथ, अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 60 क्या है? 60 मतलब शपथ है, 60 मतलब शपथ है दोस्तों। बारिश बड़ी जमक के हो रही है। 60 मतलब क्या है दोस्तों? शपथ है। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति मतलब भारत देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, जो भारत देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत देश का क्या कहलाता है? प्रथम नागरिक कहलाता है। कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति। संसद का एक भाग होता है, संसद का एक अंग होता है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा ना, यही होते हैं। चलिए, तो जो भी मुंह से निकल जाए बस। अच्छा, 61 में क्या है मेरे प्यारे मित्र? 61 में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग है मतलब राष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है। राष्ट्रपति जी को, महाराज जी को हटाने की बात की गई है, लेकिन अभी तक किसी पर लाया नहीं गया है। किसी राष्ट्रपति पर यह राष्ट्रभियोग, महाभियोग लाया नहीं गया है, लाया नहीं गया है, अभी तक यह लाया नहीं गया है। अगर लाया भी जाए दोस्तों तो 14 दिन पहले ही उनको सूचना देनी होती है कि किसके प्रति, जिसके प्रति ला रहे हैं, 14 दिन पहले क्या करनी होती है? सूचना देनी होती है कि आपके लिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, आपको हटाने का क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, आपको उठा के फेंकने का कार्य कर रहे हैं। तो इस समय आपके राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इस समय आपकी राष्ट्रपति कौन है? तो आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं दोस्तों, संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक प्रथम महिला या प्रथम राष्ट्रपति जो किसी जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो वह कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इतनी जानकारी तो राष्ट्रपति के बारे में हो गई। चलिए थोड़ी सी और जानकारी। तो दोस्तों, इनके योग्यता क्या होनी चाहिए? कितने वर्ष के होने चाहिए दोस्तों? आयु, योग्यता में चलिए आयु की बात करें कि कितनी आयु, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अब चाहे ये उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, दोनों लोगों की जो आयु है दोस्तों, आयु सीमा है न्यूनतम की, वह 35 वर्ष होती है। ठीक है, 35 वर्ष होती है। अगर यहीं पे प्रधानमंत्री की आयु की बात कर लें तो प्रधानमंत्री पद की आयु के लिए कौन होने चाहिए? प्रधानमंत्री पद की आयु के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और ये बताइए इनका कार्यकाल लगभग कितना होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल दोस्तों इनका होता है आपके 5 वर्ष का। कितना होता है दोस्तों? तो 5 वर्षों का होता है कार्यकाल। ठीक है, राज्यसभा के, राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्य का कितना कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो होती है दोस्तों उच्च सदन है, भंग नहीं होती है, बल्कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रतिवर्ष क्या होते हैं? प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहते हैं, प्रतिवर्ष
परिवर्तित होते रहते हैं और इनकी जो आयु है दोस्तों, इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। अब यही देख लीजिए यहाँ पे सबका, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का या फिर आपके मुख्यमंत्री का, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन जब राज्यसभा के सदस्य की बात आती है दोस्तों तो कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। यही ध्यान दीजिएगा, यही लाके कंफ्यूजन में डालता है। राज्यसभा के सदस्य का कितना होता है, 6 वर्ष होता है। चलिए आगे चले। अच्छा, इसमें 52 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया। अब इसके बाद 57 बचा है ना। 57 में दोबारा निर्वाचन की बात की गई है, दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। यदि कोई भी राजनैतिक पद खाली है, यदि कोई भी राजनैतिक पद खाली है तो उसे मिनिमम कितने समय में, मैक्सिमम कितने समय में दोबारा निर्वाचित कर देना चाहिए दोस्तों, तो मैक्सिमम होना चाहिए 6 माह। कितना होता है दोस्तों, तो 6 माह के भीतर दोबारा निर्वाचन करवा लेना चाहिए। 6 माह के भीतर दोबारा निर्वाचन करवा लेना चाहिए दोस्तों। साथ में लिखते रहा कीजिए तो समझ में आएगा। हम तो ऐसा लिख देते हैं, लगता है कि जैसे क्या बना देते हैं, पोथी पत्रा बना देते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन जितना बताते हैं दोस्तों उतना लिखते जाते हैं ना, तो उस समय पे जब आप पढ़ेंगे या वीडियो को देखते रहेंगे तो समझ में आएगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो इतनी जानकारी तो बहुत हो गई राष्ट्रपति जी के बारे में। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु अभी अभी बताए हैं। कितना बताए हैं, जरा बताइए तो। ये 35 वर्ष तो बताए हैं ना। 40 वर्ष होती ही नहीं किसी की। 25 वर्ष प्रधानमंत्री हो गए। 18 वर्ष आपके जो ये क्या बोलते हैं, निर्वाचन की, निर्वाचन, निर्वाचन नहीं दोस्तों, मतदान की आयु, मतदान की आयु, मतदान की आयु कितनी होती है, तो 18 वर्ष। अब कितनी की जा रही है, 21 वर्ष। अब कितनी मानी जा रही है दोस्तों, 21 वर्ष ना, कि पहले 21 थी अब 18 कर दी गई है। पहले 21 थी अब 18। तो ये दोस्तों इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग है, अलग अलग देशों में अलग अलग हैं 21 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे चलें। यहाँ का तो हो गया, इनका कल्याण हो गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर कितने पर पहुंचे हैं दोस्तों, 10वें पर पहुंचे हैं। बड़ा समय ले लिए ना, जानकारी भी तो मिली है। समय लग गया, हिला देंगे सिर, हाँ। अरे समय लिए हैं तो जानकारी भी तो दिए हैं। पूरा संविधान समाप्त कर दे रहे हैं, पूरा संविधान चट कर दे रहे हैं आपके लिए। धुआं धुआं हो जा रहा है एक ही वीडियो में, क्या चाहिए आपको। चलिए वही हाल कर देते हैं आप लोग। खसी जीव समझाए, खवैया स्वादे ने पावे, यही हाल हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक पानी पी लीजिए। पानी पीना है, पी लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा, गला गीला हो जाएगा। क्या है, संपत्ति का बताए हुए हैं। जरूरत क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे सिपाहियों, अगर इसका उत्तर आपने सही नहीं दिया ना तो ऑनलाइन थप्पड़ लगाने का मन करेगा। चलिए कौन सा है इसमें से, संपत्ति का अधिकार। चलिए फिर से पोस्टमार्टम शुरू करते हैं नई एनर्जी के साथ। पानी पी चुके हैं ना, एनर्जी मिल गई है, ग्लूकोज थोड़ी पिए हैं, पानी पिए हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, 300 का में, 300 का में रख दिया गया है। किस संविधान, किस अनुच्छेद के माध्यम से, किसके माध्यम से रखा गया दोस्तों, तो ये 44वां ही था ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 हमें लगता है यही है। बाकी आपको अगर कोई और लगता है तो आप निकाल के ले आइएगा, हम भी देखेंगे भाई हम कैसे गलत हैं। पहले किस में था, मूल संविधान में किस में था, तो 31 में था। जब ये मौलिक अधिकार था, जब संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार में था तब किस में था, तो अनुच्छेद 31 में था। जब मौलिक अधिकार में था तो 31 में था। अब कानूनी अधिकार है तो 300 का में है, 300 ए में है। 75 ए में, 75 ए में यह बताया गया है दोस्तों कि देश का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। और आपके प्रधानमंत्री इस समय कौन है दोस्तों, तो कौन है, हमारे आदरणीय प्यारे मोदी जी।
यही है ना। अब कितने लोग इनको कितने कितने नामों से जानते हैं, विपक्षी कुछ और नाम से जानते हैं और जो भक्त हैं वो कुछ और नाम से जानते हैं। तो नाम आप लोग जानते रहिए, बस इशारा ही काफी होता है। चलिए, तो ये जो 63 है, 63 में क्या है मेरे प्यारे मित्र, तो 63 में देश का एक उपराष्ट्रपति भी तो होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्रपति जी को क्या प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, उनके ना रहने पर उनके कार्यों का निर्वहन करता है, ना रहने पर कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पे आप ये जो एरो लगाइए ना, ये उत्क्रमणीय लगाइए। क्यों लगाइए, क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, इसीलिए उत्क्रमणीय क्रिया है। मतलब दोनों दिशाओं में चलता है, ये इनको देंगे वो उनको देंगे, दोनों लोग आपस में समझ लेते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो किसको देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। अगर यह ना उपस्थित हो तब किसको देते हैं, तो यस्सी, यस्सी मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब राष्ट्रपति नहीं हो तो इनका कार्य उपराष्ट्रपति संभालते हैं, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उनका कार्य मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ठीक है, इतना तो सर जी बड़े मजे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये अच्छा उपराष्ट्रपति भी हो गए, प्रधानमंत्री भी हो गए। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो लोकसभा का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो शपथ कब लिए हैं मेरे प्यारे मित्र, तो शपथ ये लिए हैं 8 को निर्धारित था, 9 को शपथ लिए हैं। 8 को निर्धारित था, 9 जून को शपथ लिए हैं। 9 जून, 9 को जून नहीं, 9 जून को। ठीक है, 9 जून को शपथ लिए हैं। 4 को वोट की गिनती थी, वोटों की गिनती कब थी दोस्तों, 4 को थी। और पहला सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे मित्र, तो आप लोग बताइए कि 18वीं जो लोकसभा है उसका पहला सत्र कब शुरू हुआ था, तो ये आप लोग बताइए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे पूरा कंफर्म याद है कि मैंने आपको पढ़ाया है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, ये मैंने आपको बताया है। जून में ही शुरू हुआ है, 2024 के जून में ही। मैंने हिंट भी दे दिया है, अब आप समझ जाइए। हाँ, यहाँ तो हो गया। अच्छा, शपथ ले लिए, वोटों की गिनती हो गई, लोकसभा अध्यक्ष हो गए। चलिए आगे चलते हैं, इतना तो बहुत हो गया, बाकी बाल की खाल निकालना है तो निकालते रहिए आगे अगले प्रश्नों पे। चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे भैया। चने की पत्ती जब लगती है ना, हल्का सा कटा पीटा होता है तो वहां पे थोड़ा सा जलन जैसा होता है, थोड़ा सा जलन जैसा, जैसे नहीं होता है कि कटे पे नमक लगना, तो कटे पे जब नमक लगना होता है तो खुजली जैसी होती है, तो चने की पत्ती जब लगती है ना तब भी खुजली जैसी होती है। तो बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है चने की पत्ती में। तो आइए अम्ल का क्या कर दें, पिछली वीडियो में बता रहे थे तो वीडियो में हमारे जो शायद कट गया था, इसमें बता देते हैं। ऑक्जेलिक, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप मत भूलिएगा कि ये पालक है। ये कौन था, तो ये पालक था। ठीक है, बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जो आपके पैकेट होते हैं ना उनके संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, संरक्षण में, और साथ ही साथ किसमें पाया जाता है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हो गया, और किसमें पाया जाता है, चने की पत्तियों में पाया जाता है, चने की पत्तियों में पाया जाता है, चने की पत्तियों में हो गया, और किसमें हो गया दोस्तों, एक जो होता है ना दूब घास, जिसे आप लोग दूब कहते हैं, दूब घास में पाया जाता है, दूब घास में पाया जाता है।
बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गए। फिर उसके बाद एथेनोइक अम्ल है दोस्तों। एथेनोइक अम्ल, हम एक सर जी का वीडियो गलती से देख रहे थे, उसमें सर जी ने गलत बोल दिया था, और बड़े प्रिय सर जी हैं और बड़े प्यारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कम से कम हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो दोस्त थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि एथेनोइक जो उन्होंने बताया हुआ है ना, वो गलत है। वहाँ पर हमने उनको देख लिया था, लेकिन उस पर कमेंट नहीं किया, टिप्पणी नहीं किया दोस्तों। इसलिए टिप्पणी नहीं किया कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। पर्सनल नंबर तो हमारे पास है नहीं कि सर जी को फ़ोन कर दूँ, बहुत बड़े सर जी हैं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। चलिए, एथेनोइक, एथेनोइक को ही एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। और एसिटिक अम्ल जो होता है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो आपके सिरके में पाया जाता है। सिरके के बाद किस में पाया जाता है? तो मुरब्बा में पाया जाता है। मुरब्बा, ठीक है। मुरब्बे के बाद किस में पाया जाता है? अचार में पाया जाता है। अचार में पाया जाता है ना। तो आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अचार का नाम सुनकर बड़ा मजा आता है खाने में ना। एसिटिक अम्ल को ही कहते हैं। अब ये जो मेथनोइक अम्ल है ना दोस्तों, इसी को पढ़ाने के चक्कर में सर जी थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। थोड़ा सा क्या हो गए थे? गड़बड़ाई गए थे। आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या भैया, थोड़ा शांत रहिए कुछ टाइम, अभी बच्चों को डिस्टरबेंस होगा। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल जो होता है ना दोस्तों, चींटियों के डंक में, किसमें? तो चींटियों के डंक में होता है, चींटियों के काटने पर होता है, चींटियों के काटने पर होता है। अब साथ ही साथ बिच्छू के डंक में, किसमें? तो बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक के साथ और किसमें? बिच्छू में, साथ ही साथ बर्रे में, बर्रे जिसको बर्र कहते हैं या मधुमक्खी कहते हैं, बर्र यहाँ कहते हैं, ठीक है। बर्र या मधुमक्खी है, या फिर इसी के साथ कुछ और भी काट लेता है ना, कुछ और काटता है तो उसमें भी होता है। चलिए, चींटी के काटने में, बिच्छू में, यहाँ इतना तो बहुत हो जाएगा ना। जब इतना बहुत हो गया तो रह जाते हैं यहीं पे। अब इसी को देखिए, फार्मिक अम्ल को, मेथनोइक अम्ल को ही बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, इसी को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसके बाद आ जाइए मैलिक अम्ल। अब इसके बाद आ जाइए तो मैलिक अम्ल, अम्लों को भी, अम्लों का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एक तो सेब हो गया, दूसरा टमाटर हो गया। एक तो सेब हो गया, दूसरा टमाटर हो गया। तीसरे पर चले आए, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल बच्चा, मेरे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों, दांत खट्ट हो जाता है। दांत आपके कैसे हो जाते? खट्टे हो जाते हैं। किसके द्वारा? तो इमली के द्वारा। इमली के साथ साथ किसमें? तो अंगूर में भी पाया जाता है। अंगूर में भी पाया गया, ठीक है। ये हो गए, कितने हो गए दोस्तों? 6 तो हो गए ना। अब इसके बाद आ जाए, और कोई है? तो और भी है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, मेरे प्यारे मित्र, आंवला में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। आंवला, ठीक है। आंवला सुन के भी मुंह में पानी आ जाता है ना। चलिए, इसके बाद कौन सा होता है? सिट्रिक हो जाएगा, जिसे साइट्रिक भी कहते हैं दोस्तों। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक मतलब खट्टा, सिट्रिक मतलब खट्टा, खट्टा मतलब नींबू। इसमें भी देखिए मुंह में पानी आ जाएगा। नींबू के साथ संतरा, संतरे के साथ मौसमी, संतरे के साथ किसमें? मौसमी में, मौसमी जिसको कहते हैं, मौसमी या मौसमी, जैसा भी आप समझिए। ये हो गए। तो हो गए सब, इतना तो बहुत हो गया ना। बाकी कुछ बचेगा तो आगे बता देंगे, दिमाग में कुछ आएगा तो। इतना तो बहुत हो गया, इतने हम। अच्छा हाँ, एक ठो और बचवा मेरे बचा है, लैक्टिक, लैक्टिक वाला देख लीजिए। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये देखिए, दही में पाया जाता है, दूध के दुर्गंध में पाया जाता है, दूध के दुर्गंध में पाया जाता है, दूध के दुर्गंध में पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी देख लिया जाए तो साथ ही साथ देखिए, थकान, जब आपको एहसास होता है थकान का ना, तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने पर होता है। शरीर में ऐंठन जब हो जाती है तो वहां पर भी क्या हो जाता है?
वहां पर भी लैक्टिक अम्ल उपस्थित हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना तो बहुत हो गया दोस्तों, पोस्ट का पोस्टमार्टम आपके अम्लों का पोस्टमार्टम हो गया। तो यहाँ से अगर कुछ और बचेगा तो कहीं ना कहीं और मिल जाएगा, भेटा ही जाइए कहीं कहीं रास्ते में तो बता दी जाएगी ना। चलिए अगले प्रश्न पर ये देखिए, हार्मोन से प्रश्न आ गया, हार्मोन भी देख लीजिए, बर्थ हार्मोन या फिर लव हार्मोन। लव नाम सुनते ही बड़ा उत्सुकता में आ जाते हैं आप लोग। अच्छा सही सही बताइए, आपके महिला मित्र हैं, महिला मित्रों के क्या बोलते हैं उसे, पुरुष मित्र हैं, तो मित्र होने चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अच्छे होने चाहिए, जो दिल तोड़ के भाग जाएं वो नहीं होने चाहिए ना। तब तो आपके हाइपोथैलेमस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपका दिल टूट जाएगा तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाएगा, दिल वैसे टूटता उठता तो है नहीं बेचारा, लेकिन हाइपोथैलेमस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है मेरे बाबू, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस आपके प्रमस्तिष्क का एक भाग होता है, जो आपके भूख प्यास निद्रा आदि सभी भागों को क्या करता है, आदि सभी भावों को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आते हैं, ये देखिए @ करके ये जीमेल बनाए हैं क्या, क्या बनाए हैं भैया, तो ये देखिए ईमेल आईडी बना दिए हैं। ईमेल आईडी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, तो ये ईमेल आईडी नहीं है, ये लिखा हुआ था मिलेटोनिन। हाँ सही लिखा गया है, लिखा सही गया है, मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, तो मिलेटोनिन हार्मोन को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब होता है बबुआ, जरा बताइएगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है ना, जब हम लोग जो समय पे नींद लगने लगती है, समय पे नींद लगने लगती है, समय पर भूख लगने लगती है, समय पर कुछ और करने का मन करने लगता है, उसी समय पे मदिरा पीने की तलब लगती है कि समय हो रहा है, तो वो सबका बायोलॉजिकल क्लॉक कौन कहलाता है, तो ये आपका मिलेटोनिन हार्मोन जो होता है ना, यही बताता है कि बच्चा अब जगने का समय हो गया है, बच्चा अब पढ़ने का समय हो गया है, बाबू सोना से बात करने का समय हो गया है। तो ये सारी जो तलब होती है ना, वो आपका मिलेटोनिन हार्मोन ही बताता है। तो ये जो होता है ना, समय सारणी सेट करता है दोस्तों, क्या करता है, समय सारणी सेट करता है कि आप कब सोएंगे, कब जगेंगे, कितने समय पे जगेंगे, कितने समय पे खाएंगे, कितने समय पे रोएंगे, कितने समय पे हंसेंगे, कितने समय पे बाबू सोना धनिया पुदीना से बात करेंगे ना। चलिए आगे चलें, तो मजा आया, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑक्सीटोनिन हार्मोन, ऑक्सीटोनिन हार्मोन को ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, यह आकर्षण का केंद्र होता है, या क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, वह आकर्षण का केंद्र होता है। तो अपने से मतलब कि जो डिफरेंट जेंडर के होते हैं उनको आकर्षित करने का, उनकी तरफ आकर्षित होता है, उनकी तरफ क्या करता है, आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे महिला मित्र हैं तो पुरुष की तरफ, महिला मित्र हैं तो पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं, और पुरुष जो हैं वो महिला मित्र की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र कौन होता है दोस्तों, तो ये आकर्षण का केंद्र आपका ऑक्सीटोसिन होता है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन यानी कि एस टी एच, अंग्रेजी में इसको भी लिख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, सोमैटोट्रॉपिक, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। हार्मोन देखिए, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है, गिले शिकवे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों वह सही है। ये क्या है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। इसकी कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी कमी से बौनापन हो जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, बौनापन हो जाता है, मतलब वृद्धि नहीं हो पाती है। थोड़ी सी और हमें भी मिल गई होती तो हम भी थोड़ा सा बड़े हो गए होते, लेकिन बौने नहीं है भैया, ऐसा ना कहिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, अच्छा वृद्धि जब हो जाए, यानी कि वृद्धि हार्मोन की जब वृद्धि हो जाए तब क्या होता है, तो भीमकायता हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे मित्र, तो भीमकायता। भीमकायता का मतलब कम उम्र में ही शरीर का बड़ा हो जाना, शरीर का अधिक जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाना, यही होती है भीमकायता।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीटोसिन तो जान ही गए हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है दोस्तों? एंटी एबॉर्शन, एंटी एबॉर्शन हार्मोन, गर्भपात से बचाने वाला हार्मोन कौन होता है? एंटी एबॉर्शन, एबॉर्शन हार्मोन। एंटी एबॉर्शन हार्मोन दोस्तों गर्भ धारण करने वाला हार्मोन, गर्भ धारण हार्मोन कौन होता है? तो गर्भ धारण हार्मोन आपका ये होता है, कौन होता है मेरे प्यारे मित्र? तो ये होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सही है, प्रोजेस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एंड्रोजन क्या होता है? तो ये सब दोस्तों बाद में भी बता देंगे। चलिए इतना तो जानते रहिए, पहले इतने ही आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकल क्लॉक जान गए, समय सारणी, जिसको समय सारणी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। अब देखिए यहाँ से आपके क्या शुरू हो गए? तो यहाँ से आपके करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो गए। करंट अफेयर के प्रश्न जब शुरू हो गए दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बाल हमारे भी आगे पीछे आते हैं, जैसे लड़कियां अपना थोड़ा सा आगे कर लेती हैं, लेकिन हमारा आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो जब हेलमेटवा लगाते हैं ना, बलवा दब जाता है, चिपक जाता है। चलिए अगला क्या होगा? मई 2024 कौन? मई 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है? किसका? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों। ठीक है, तो आईएसओ का, किसका? आईएसओ का 99वां सदस्य कौन बना है? तो 99वां सदस्य हमारे प्यारे मित्र स्पेन बना है। कौन बना है? तो स्पेन बना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये प्रश्न तो हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से चलता है दोस्तों? 20 गुना तेजी से हमारा भारत है प्यारे मित्र। अभी तो हम लोग 4G पर चल रहे हैं, 4G ढंग का नहीं चल रहा है, 5G लेकर आए हैं। 5G तो चल ही रहा है भाई, 5G सबके पास है ही नहीं। और ये देखिए, ये हमारे एक देश हैं जो 6G लॉन्च कर दिए हैं, 6G डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं। तो 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है मेरे प्यारे मित्र? तो 6G, अभी हम लोग 5G लॉन्च करके बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन इसने कौन लॉन्च कर दिया? इससे 20 गुना तेजी से चलने वाला, 20 गुना तेजी से चलने वाला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। किसने किया है? तो जापान ने किया है मेरे प्यारे भैया भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे चलें, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नों की ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, तो ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब तो मैराथन जैसा हो जाएगा। मैराथन नहीं करना। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग एकदम जुड़े होते हैं, तन मन धन से लगे होते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। 1.5 GB डाटा हो चाहे 2 GB डाटा हो, बस हमको खत्म करना है। चाहे व्हाट्सएप पर खत्म करना है, चाहे फेसबुक पर खत्म करना है, चाहे ट्विटर पर खत्म करना है, चाहे रील्स देखकर खत्म करना है, कहीं से भी खत्म करना है। उठो जागो मेरे मित्र, उठो जागो हे योद्धा, अपने 1.5 GB डाटा को समाप्त करने का समय आ गया है। तो 1.5 GB डाटा हो चाहे 2 GB डाटा हो। तो अब देखिए एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डोमेन नेम ट्विटर कॉम से बदल कर दिया है। क्या कर दिया है? तो दोस्तों क्या कर दिया है बताइए जरा, तो क्या कर दिया है? तो उसने कर दिया है एक्स। क्या नाम दे दिया है उसको? x.com। उसका आप देखेंगे सिंबल ना, ट्विटर का सिंबल देखेंगे अब काले में ही, ऐसे ऐसे काले में ही आता है, x लिखा होता है ट्विटर की जगह। जहाँ पे ट्विटर पहले पक्षी लगी होती थी ना, एक ठो चिड़िया लगी होती थी एक ठो, अब वहां पे एक्स लिखा आता है। ऐसे हम भी एक दिन तो थे, दूसरे दिन ट्विटर ऑन किए, तो ट्विटर ऑन करने के लिए ढूंढ रहे हैं भैया हमारा ट्विटरवा कहाँ गया, ट्विटरवा कहाँ गया। तो देख रहे हैं अपडेट होकर बाद में देख रहे हैं, तो ट्विटरवा जो था ना वो बदल कर वहां पे एक्स आ गया था। तो एक्स हमने कहा क्या है, जब एक्स को ऑन किए तो अब पता चला कि भैया एक्स जो है ये twitter.com था। twitter.com का एलन मस्क ने नोबेल नमो चेंज कर दिया। कैसा बना दिया? एक्स बना दिया। मेटा, मेटा जो आपका फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं ना, उसी को चलाने वाला ये है मेटा, उसी को चलाने वाला है मेटा। चलिए आगे चलें। प्रश्न प्रश्न नंबर आपका 16 है। भारत के पहले बहुउद्देशीय
ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये देखिए, ये सारे प्रश्न जो आपके हैं ना दोस्तों, ये चुनिंदा प्रश्न है यहाँ से आए हुए। पहले पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, पायलट परियोजना कहिए या प्रोजेक्ट कहिए दोस्तों, तो 24 अप्रैल 2024 को कहां पर शुरू किया गया दोस्तों? तो ये आपके कहां पर शुरू किया गया? तो ये आपके शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत, दोनों सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर के शीर्ष स्थान को साझा कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्र। सबसे स्वच्छ शहर का, सबसे स्वच्छ शहर का शहर का शीर्ष स्थान साझा हो गया है दोस्तों। पहले कौन था? 5 बार तक कौन था? इंदौर था। छठी बार में ये साझा हो गए दोनों, दोनों क्या हो गए? दोनों ही नंबर 1 पर आ गए हैं दोस्तों। कोझिकोड कोरल केरल, कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल क्या है दोस्तों? तो यहीं पर मालाबार नदी महोत्सव मनाया जा रहा है मेरे प्यारे मित्र। मालाबार नदी महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपके मनाया गया है कोझिकोड केरल में, कोझिकोड केरल में मनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात हुई है कि 13 मई को, 13 मई 2024 को, 13 मई 2024 को एक और बात हुई है। अब वो बात आप लोग बताएंगे, काहे बताएंगे? क्योंकि मैंने 2 बार आपको पढ़ा चुका है, मैंने 2 बार आपको पढ़ा चुका है पीछे की वीडियो में। ये आपका बन गया क्या? ये आपका बन गया होमवर्क, या फिर आपका क्या बन गया? कमेंट वर्क। क्या बन गया मेरे प्यारे मित्र? तो ये आपका कमेंट वर्क बन गया। नया वर्क शुरू हो गया आपका। कौन सा वर्क? कमेंट वर्क। कमेंट वर्क का मतलब समझ रहे हैं ना? कमेंट कीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो गया? तो ये देखिए क्या हो गया? पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना 24 अप्रैल 2024 को कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ आपके हिमाचल प्रदेश शिमला में, हिमाचल प्रदेश शिमला में। ठीक है, गर्मियों में घूमने जाना, आप जाना तो छुट्टी लेकर गर्मियों में कहाँ चले जाना? शिमला में चले जाना। ठीक है, और कह देना दोस्तों कि ये जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना है, ये देखकर ही हम यहाँ पर आए हैं। क्या हो गया भैया? ये कार्य काहे नहीं कर रहा है? अच्छा, लीजिए, अभी तो कह रहे हैं का दिक्कत आ गई है इलेक्ट्रॉनिक बोर्डवा में हमरे। तो ये देखिए, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश शीर्ष बना है, राज्य शीर्ष बना है। बताइए तो कौन सा राज्य है जो शीर्ष बना है? 75 इसके कुछ और भी हैं दोस्तों, 75 इसके कुछ और भी हैं, 75 जीआई टैग भी हो गए। 6 नए जुड़े हैं, 6 उसमें। पहले कितने थे? तो पहले दोस्तों थे, पहले 69 थे, 69 जीआई टैग इसके पास थे। पहले कितने थे? 69 जीआई टैग थे। अब 6 इसमें और जुड़ गए। अब कितना बन गया मेरे प्यारे भाइयों? अब बन गया है 75, और 75 डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर हैं। कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पर, मतलब कि 75 जिले भी हैं और 75 क्या हो गए? जीआई टैग भी हो गए। कितने नए जुड़े हैं? तो 6 नए जुड़े हैं। तो कौन सा प्रदेश हो गया दोस्तों? 75 जिलों से तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश, जो हमारा यूपी है, यही हमारा जो यूपी है, यही 75 जीआई टैगों वाला क्या हो गया? देश के शीर्ष राज्य में शामिल हो गया, देश का शीर्ष राज्य बन गया, देश का शीर्ष राज्य दर्जा हासिल कर लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल, कौन सा तूफान है दोस्तों? तो ये देखिए 26 मई 2024 को, 26 मई 2024 को एक तूफान आया। कहां पर आया? तो पश्चिम बंगाल और कहां पर आया? बांग्लादेश के तट पर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के
तट पर आया है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर आया है। कौन सा तूफान है दोस्तों? तूफान का नाम है रेमल। तूफान का नाम क्या है दोस्तों? तो रेमल नाम है, तूफान का नाम रेमल है। किस देश ने इसका नाम दिया है जरा बताइए तो? मस्कत ने दिया, दमाम ने दिया, कतर ने दिया या ओमान ने दिया? किसने दिया? ओमान ने नाम दिया। ओमान ने क्या दिया? ओमान ने नाम दिया। ओमान ने नाम दिया। कौन सा नाम दिया? रेमल नाम दिया। ठीक है, चलिए इतना घिस डालिए, इतना रगड़ डालिए, इतना पढ़ डालिए कि आपको क्या हो, कभी भूले ही ना मेरे प्यारे मित्र, कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों सिपाहिनियों, क्या है मेरा अगला प्रश्न? तो ये देख लीजिए, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024, 26 मई 2024 कौन? तो डीडी किसान। कौन सा चैनल? दूरदर्शन डीडी चैनल, जो पहले नहीं था डीडी चैनल, ये पहला चैनल था, बहुत पहले बहुत चलता था। क्या था? डीडी, दूरदर्शन। ठीक है, अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से एआई एंकर लॉन्च किया है? अब ये देखिए, एआई हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस रहा है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, फेशियल मत समझिएगा, फीशियल है। क्या है? तो फीशियल है, फेशियल मत समझिएगा। महिला मित्रों ध्यान दीजिएगा, फेशियल मत समझिएगा। अरे हमारे पुरुष भाइयों जो हैं वो भी, वह भी फेशियल मत समझिएगा, ये आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है। क्या है? इंटेलिजेंस। अब ये जो इंटेलिजेंस है ना दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है। क्या है? एंकर है। अब ये जो देखिए, मीडिया जो थे हमारे ना, जो हमारी मीडिया थी उसमें एक से एक सौंदर्य दर्शन के लिए आती थी एंकर बनकर, लेकिन इसने दूरदर्शन डीडी चैनल जो है, डीडी किसान जो है, उसने लॉन्च कर दिया कौन सा एंकर? तो एआई एंकर लॉन्च कर दिया। किसने? एआई एंकर लॉन्च कर दिया। तो किस पर किया है दोस्तों? ये देखिए, तो कृषि और भूमि, कृषि और भूमि, कृषि और भूमि। क्या है दोस्तों? कृषि और भूमि। ठीक है, चलिए जरा एक और बताइए तो मेरे प्यारे मित्र, मौसम में अद्यतन रहने के लिए, मौसम में अद्यतन रहने के लिए मतलब अपडेटेड रहने के लिए, मौसम में अपडेटेड रहने के लिए तो ये बताइए कि कौन से दो ऐप लॉन्च हुए हैं? तो एक हुआ है दामिनी, एक हुआ है कौन? दामिनी, और दूसरा क्या है ये आप बताएंगे? होमवर्क। मैंने अभी कल ही बताया था। क्या बताया था दोस्तों? तो होमवर्क बताया था आपको। ठीक है, क्या बताया था? तो होमवर्क बताया था ना। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, तो होमवर्क बताइए कौन सा था? तो होमवर्क आपका ये था दामिनी। दामिनी तो हमने बता दिया, एक और नाम है वो बता दीजिएगा। चलिए जल्दी से, बस ज्यादा नहीं दोस्तों, बस ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से हो जाएं। तो ये देखिए, जल्दी से दोस्तों 4 क्वेश्चन और बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई, पर्वतारोही बन गई हैं। बताइए 55 वर्ष की उम्र में, 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह ख्याति हासिल की है कि इन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई हैं दोस्तों। कब चढ़ी हैं? तो 19 मई को, 19 मई 2024 को एक कहाँ चढ़ गई हैं? एवरेस्ट के पर, एवरेस्ट पर्वतारोही बन गई हैं, सबसे उम्रदराज। तो कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है आपकी ज्योति रात्रे बनी है। कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे। अनामिका राजीव कौन है दोस्तों? तो अनामिका राजीव आपकी पहली हेलीकॉप्टर, पहली फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिला है। सुरेखा यादव क्या है दोस्तों? तो पहली ट्रेन चालक हैं, पहली एलपी हैं, लोको पायलट हैं। अवनी चतुर्वेदी क्या है दोस्तों? तो पहली फाइटर प्लेन चलाने वाली महिला है, पहली फाइटर प्लेन चलाने वाली महिला। चारों महिलाओं में कुछ ना कुछ ख्याति है दोस्तों, अब इनको जानते रहिए।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है केरल स्थित। प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें तो आंसर ही नहीं दिया गया है, यानी कि ये आंसर ही नहीं है, वन लाइनर बन गया है। तो केरल स्थित वह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एयरपोर्ट बना है। अब बताइए, शून्य अपशिष्ट मतलब इसके पास अपशिष्ट नहीं बच रहे हैं। ये देखिए, अपशिष्ट नहीं बच रहे हैं। भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कौन बना है दोस्तों? केरल स्थित तिरुवनंतपुरम कहिए या तिरुअनंतपुरम कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह दीजिए। अब बस इतना जानते रहिए कि शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। इतनी जानकारियां इसमें है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों में कौन सी रैंक हासिल हुई है दोस्तों? तो 39वीं रैंक हासिल हुई है। कौन सी रैंक हासिल हुई है? 39वीं रैंक हासिल हुई है। 26 क्या है दोस्तों? 26 खुशहाली है। 26 लोग भारत में खुशहाल है। 26 खुशहाली है। 169वां क्या है? 159वां क्या है दोस्तों? तो 159वां बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 116वां क्या है? अभी पीछे वाले प्रश्न पर बताए हैं। जितनी जल्दी हो सके कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या है? 23वां प्रश्न है। तो वर्ष 2024 के लिए डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसर क्या है दोस्तों? डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है। पहली भारतीय स्टार बनी है। कौन बनी है दोस्तों? तो दीपिका पादुकोण बनी है। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की महिला डीजीपी, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी, पूर्वोत्तर भारत की क्या है? पहली महिला डीजीपी कौन बनी है दोस्तों? तो ईदा सीसा नोग्राम। क्या नाम है इसका? ईदा सीसा नोग्राम है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो जल्दी जल्दी खत्म कर लिया जाए दोस्तों, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आपके लिए। तो देखिए, हमें लगता है कि लास्ट प्रश्न है आपका। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर लॉन्च किया है। पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर लॉन्च किया है दोस्तों। तो किसने लॉन्च किया है? टीसीएस। किसने लॉन्च किया है? टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज कहिए या सर्विसेज कहिए, जो भी हो, पहला वाला आपका आंसर सही हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि नहीं है? नहीं है दोस्तों। तो यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और